हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। तो यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। ईरान और इजराइल का वॉर आप देख ही रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है और ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कंट्री वॉर जीतेगी। वॉर होना ही नहीं चाहिए पहले तो, बट वॉर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और यहाँ पे यूएस की ड्रामेटिक एंट्री होती है। अब यूएस का ड्रामेटिक एंट्री होने के बाद पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे कैसे चेंज होगा वो हम यहाँ पे सारा कुछ समझने वाले हैं। पहली बात है कि यूएस ने स्ट्राइक किया ही क्यों, इजराइल और ईरान की वॉर से यूएस को क्या लेना देना, और यूएस ने किया स्ट्राइक तो कहां पे किया, कैसे किया। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बताया कि हमने ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उस पे अटैक किया है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो अगर जब यूएस के पास न्यूक्लियर पावर है, यूएस, बाकी बहुत सारी कंट्रियां, इंडिया, पाकिस्तान और भी बहुत सारी कंट्रियां, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, इवन नॉर्थ कोरिया, जब न्यूक्लियर पावर है तो ईरान का न्यूक्लियर पावर होने से यूएस को क्या खतरा है या इजराइल को क्या खतरा है। तो ये सारा कुछ आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप का हम लोग अनाउंसमेंट सुन लेते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। तो आज उन्होंने बोला है कि आज का जो टारगेट था, यूएस मिलिट्री ने जो टारगेट लिया, वो टारगेट क्या था, काफी डिफिकल्ट था। टुनाइट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ देम ऑल बाय फार एंड परहैप्स द मोस्ट लीथल वेपन यहां पे यूएस ने ईरान के ऊपर गिराया है। वार्निंग इशूड, ईरान को वार्निंग भी दी है। ईरान को क्यों वार्निंग दी है? इफ पीस डज नॉट कम क्विकली वी विल गो टू दोज अदर टारगेट्स विथ प्रिसीजन, स्पीड एंड स्किल। अगर पीस नहीं आया तो हम बाकी टारगेट्स पे भी जाएंगे, प्रिसीजन के साथ, स्पीड के साथ और स्किल के साथ। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अनाउंस कर रहे हैं। और ट्रंप साहब ने क्या क्या बोला? डिप्लोमेटिक मैसेज भी दिया। यूएस कॉन्टैक्टेड ईरान टू से स्ट्राइक्स वेयर ऑल इट इंटेंडेड टू डू। यूएस ने ये बोला कि सिर्फ उसको स्ट्राइक ही करना था और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ही स्ट्राइक करना था, कोई रिजीम चेंज की बात नहीं है, है ना। रिजीम चेंज एफर्ट्स वेयर नॉट प्लान्ड। रिजीम चेंज क्या होता है? रिजीम चेंज मतलब ईरान में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट को चेंज करने की बात नहीं की यहां पे किसने, यूएस ने। उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। यूएस की जो हिस्ट्री रही है, यूएस मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, चाहे वो इराक में हो चाहे सीरिया में हो, हमेशा रिजीम चेंज के लिए जाना जाता है। रिजीम चेंज मतलब जो गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही होती है वो यूएस के लिए फेवरेबल नहीं होती है, तो यूएस वहां पे इंटरवीन करता है और वहां की गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग पूरा चेंज करता है। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में भी हमने देखा, पहले तालिबान था, फिर यूएस ने वहां पे इंटरवीन किया था, वहां डेमोक्रेसी आई। वो डेमोक्रेसी अफगानिस्तान की यूएस को काफी हद तक फेवर करती थी, बाद में फिर तालिबान आ गया। तो यूएस इज नोटोरियस फॉर रिजीम चेंज, इसलिए यूएस ने पहले ही ये मैसेज दे दिया कि हम ईरान की गवर्नमेंट में कोई चेंज नहीं चाहते हैं। अब यूएस ईरान ये जो पूरा इक्वेशन है, ये समझने के लिए हमें 1979 में जाना पड़ेगा। 1979 में क्या हुआ करता था? 1979 वो टाइम था जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में। 1979 के पहले ईरान में एक तरह से मोनार्की टाइप ऑफ सिचुएशन थी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी साहब वहां पे रूल करते थे। पहलवी साहब यूएस के काफी फेवरेट थे। यूएस के साथ ईरान का काफी अच्छा रिलेशन था, वेस्टर्न कंट्री के साथ ईरान का काफी अच्छा रिलेशन था। बिफोर 1979 बहुत अच्छा रिलेशन इनका चल रहा था, क्योंकि जो पहलवी साहब थे वो थोड़ा सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट कर रहे थे। बट सेकुलरिज्म और वेस्टर्नाइजेशन जो प्रमोट हो रहा था ईरान में, वहां की जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहां की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वहां के जो मुस्लिम क्लर्जी हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा था। वहां के जो लोग थे, वहां पॉवर्टी ऑब्वियसली थी, इनइक्वालिटी ऑब्वियसली थी, और पहलवी साहब के अगेंस्ट में कुछ डिसेंट होता था, डिसेंट को वो कर्ब कर देते थे। डिसेंट मतलब उनके अगेंस्ट में जब बातें उठती थी, जब एक तरह से पूरा लोग जो है जमाला लगाते थे कि आप जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, फोर्स वगैरह का यूज करके डिसेंट को कर्ब कर देते थे। फिर क्या हुआ, ईरान में पूरी तरह से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। अब पूरा तख्ता पलट हो गया और ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन गया। अब ईरान जो चलता है वो थियोक्रेसी से चलता है, थियोक्रेसी रूल ऑफ रिलीजन से चलता है। ईरान में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सबसे ऊपर
एक सुप्रीम लीडर होते हैं। उस समय जो ये सुप्रीम लीडर हुए करते थे उनका नाम था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी, अयतुल्लाह आर खमीनी। इनका कुछ सालों में डेथ हो गया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स बाद। फिर दूसरे लीडर जो है इनको टेक ओवर किया एज अ सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जिनका नाम है अयतुल्लाह खमीनी। आर बीच से आप हटा दो तो वो दूसरे लीडर बने, अयतुल्लाह खमीनी साहब। अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, ईरान का इक्वेशन यूएस और बाकी कंट्रीज के साथ टोटली चेंज हो गया, पूरी तरह से एकदम 180 डिग्री चेंज हो गया। यूएस जो है सबसे बड़ा दुश्मन बन गया ईरान का। और आप जानते हो मिडिल ईस्ट में इजराइल जो कंट्री है, इजराइल क्या है? ज्यूस वाली कंट्री, यहां पे ज्यूस डोमिनेटेड कंट्री है, ज्यूस लोग जो हैं वो रहते हैं। ईरान जो कि एक इस्लामिक नेशन है, उसने डायरेक्ट डिक्लेयर किया कि ज्यूस जो है वो हमारे एनिमी है और इजराइल से हमें क्या करना है? बदला लेना है, क्योंकि इजराइल जो है पैलेस्टीनियन पे, जो कि मुस्लिम लोग हैं, उन पे अटैक करते रहता है और ह्यूमन राइट वायलेशंस करते रहता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब चल रहा था पैरेलल में, बैकग्राउंड में सब कुछ चल रहा था। तो अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ईरान पे इजराइल ने अटैक किया पहले और अभी यूएस ने अटैक किया। ये सारी चीज हम समझते हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ता जा रहा था, अब हम आपको और पहले लेके जाते हैं। पहले मतलब हम आपको लेके जाते हैं 1968 के टाइम पे। 1968 का टाइम जब हम समझेंगे तब हमें पूरा ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी आई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी किससे रिलेटेड है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी रिलेटेड है न्यूक्लियर से। इसके पहले जो 5 कंट्रीज थी, जिनको हम P5 कंट्रीज बोलते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो और चाहे वो चाइना हो, ठीक है। यूएसएसआर जो बाद में रशिया का ही, एक तरह से रशिया का ही जो ग्रुपिंग्स था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? यूएसएसआर बोलते थे। ये पांचों कंट्रीज के पास क्या था? इन पांचों कंट्रीज को हम बोलते हैं P5। इनके पास वीटो पावर होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 1967 तक इन सब के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ करता था। अब इन्होंने सोचा कि बाकी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना चाहिए, तो बाकी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के लिए वो एक ट्रिटी लेके आए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, और बोला कि बाकी कंट्रीज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी को क्या करें? साइन करें। साइन करने से वो क्या करेंगे? वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। हाँ, उनको ये पांचों कंट्री हेल्प करेंगी सिविल न्यूक्लियर डील में। सिविल न्यूक्लियर डील, व्हाट इज सिविल न्यूक्लियर डील? जैसे एनर्जी है, एनर्जी आप देख रहे हो, ये सब कुछ एनर्जी से चल रहा है। तो एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे बनाना है सिविलियन पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए, उसके लिए कौन हेल्प करेगा? उनको P5 कंट्रीज हेल्प करेंगी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी में ये बात हो गई, मैक्सिमम कंट्री ने ये साइन कर लिया। ईरान ने भी साइन किया, क्योंकि ईरान जो था वो ऑब्वियसली यूएस और बाकी कंट्रीज का, जो यूरोपियन कंट्रीज है, एक तरह से उनका फ्रेंड था। पहलवी साहब वहां पे रूल करते थे। ईरान ने भी साइन किया। किसने साइन नहीं किया? इंडिया ने। इंडिया ने बोला कि जब चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास क्यों नहीं हो, है ना, हमारे पास भी होना चाहिए। 1962 में तो हम उससे वॉर भी लड़ चुके थे। तो इसका मतलब था इंडिया के अलावा पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। उसने बोला माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, ठीक है, कि हम भी साइन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेटरी है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो हमारे पास क्यों नहीं हो। इजराइल ने भी इसको साइन नहीं किया। उस समय धीरे धीरे मैक्सिमम कंट्रीज, बाकी सब कंट्रीज ने साइन कर लिया। नॉर्थ कोरिया ने भी साइन कर लिया, क्योंकि इस ट्रिटी में एक खास बात थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी में, कि आप ट्रिटी साइन करो, 3 महीने में आप ट्रिटी से 3 महीने का नोटिस देके आप अलग भी हो सकते हो। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया, सिविल न्यूक्लियर डील लिया, बाद में इससे अलग भी हो गया नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, तीनों ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए। इंडिया और पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया 1998 में कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, टेस्टिंग के बाद। इजराइल ने आज तक अनाउंस नहीं किया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं है। अब जैसे ही 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद से एनपीटी तो साइन ही ईरान के पास। ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। अब बात यह हो रही है, किसी कंट्री को अगर सिविल न्यूक्लियर डील दिया जाएगा कि आप एनर्जी प्रोड्यूस करो, क्या प्रोड्यूस करो? एनर्जी, अच्छे कामों में, सिविलियन पर्पस के लिए उसका यूज करो, तो वो गलत पर्पस के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उसका यूज नहीं करे। उसके लिए एक बॉडी बिठाई गई जिसका नाम है IAEA,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या करता है? एक तरह से इंस्पेक्टर का काम करता है। इंस्पेक्टर का काम करता है। इंस्पेक्टर का काम क्या होता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जाना, वहां पे चेक करना कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज ही है ना, वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा प्रोग्राम तो नहीं चल रहा है ना। तो आईएईए जाता है, ईरान और बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी साइन किया वहां पे जाके चेक करके आता है। और आईएईए ने रिसेंटली ये चीज बताया कि ईरान जो है, ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है। ईरान जो है यूरेनियम का क्या कर रहा है? इनरिचमेंट। इनरिचमेंट मतलब क्या होता है? यूरेनियम 235 जो है एक फिसाइल मटेरियल की तरह यूज होता है। फिसाइल मटेरियल मतलब वैसा मटेरियल जिसको आप यूज करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब में, वो क्या होगा? फिर आगे दूसरे न्यूक्लियस में टूटेगा, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, और फिसाइल मटेरियल से क्या होगा? बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो ईरान जो है यूरेनियम को इनरिच करने में लगा हुआ है। अगर यूरेनियम का इनरिचमेंट कम है, उसको सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटी में यूज कर सकते हैं एनर्जी बनाने में। बट बॉम्ब के लिए क्या चाहिए? हाईली इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए। उसका इनरिचमेंट, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या चाहिए? हैवी चाहिए, कि पूरा का पूरा यूरेनियम एक बार अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से कहीं पे बॉम्बार्ड किया जाए तो सारा का सारा न्यूक्लियर जो है, यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करे, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो आईएईए ने बोला कि देखो ईरान न्यूक्लियर को इनरिच कर रहा है, 3.67% इनरिचमेंट काफी होता है सिविल न्यूक्लियर के लिए, बट ईरान 60% तक इनरिच कर चुका है। और वो दिन दूर नहीं है जब ईरान 90% तक यूरेनियम को इनरिच कर लेगा और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप कर लेगा। 90% यूरेनियम इनरिच हो गया, मतलब वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए उसको यूज किया जा सकता है। आईएईए ने बोला कि देखो वीक्स लगेंगे ईरान को, मंथ भी नहीं लगेंगे, वीक्स में ईरान पहुंच जाएगा कहां तक? 90% यूरेनियम को इनरिच करने में पहुंच जाएगा। ये सारी बातें हो रही थी। अब जब ये बात पता चली इजराइल को, तो इजराइल ने अटैक कर दिया इस बार किस पे? ईरान के ऊपर, कि हाँ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते ही बहुत पावरफुल हो जाएगा, पूरे रीजन में पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल हो जाएगा, उससे सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है? एग्जिस्टेंशियल थ्रेट किसको है? इजराइल को है। तो इजराइल ने उस पर अटैक कर दिया। इजराइल अटैक कर दिया। अब इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हो, ईरान भी मिसाइल मार रहा है और डीप डाउन इजराइल के बहुत सारे सिटीज पे मार रहा है। और इजराइल बहुत दिनों से वॉर लड़ रहा है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से। इनफैक्ट हमास से लड़ ही रहा था, लेबनान से, हिजबुल्लाह से लड़ ही रहा था, और बीच में अब ईरान से लड़ना पड़ रहा है। तो इजराइल का एम्यूनिशन जो है, इजराइल की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे वीक दिखाई दे रही थी। अभी इजराइल और ईरान का जो वॉर हो रहा है उसमें, और इसी बीच इजराइल के बड़े भाई समान यूएस ने क्या किया? इंटरवीन किया कि इजराइल वीक दिख रहा है, तो यूएस ने सीधे इंटरवीन किया और यूएस ने अटैक कर दिया। यूएस ने कहां अटैक किया? यूएस ने 3 फैसिलिटीज पे अटैक किया। एक का नाम है फोर्डो, एक का नाम है नटांज, एक का नाम है इस्फहान। ये फोर्डो, नतांज और इस्फहान वैसी फैसिलिटीज हैं जहां पे न्यूक्लियर का इन्वेस्टमेंट चल रहा था, जहां न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज, जहां न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ईरान डेवलप कर रहा था। 3 जगह। फोर्डो में तो पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ये सारा काम चल रहा था, नटांज में भी चल रहा था और इस्फहान में भी चल रहा था। फोर्डो में क्या था? यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट हिडन इन रिमोट माउंटेन साइड, माउंटेन साइड के अंदर ये फोर्डो में क्या चल रहा था? यूरेनियम का इनरिचमेंट। नतांज में मेजर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, कंटेन्स 1000 ऑफ सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग क्या करता है? यूरेनियम को इनरिच करने का काम करता है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च एंड प्रोडक्शन साइट, न्यूक्लियर रिसर्च इस्फहान में होता है। इन्वॉल्व्ड इन यूरेनियम कंजर्वेशन प्रोसेस। ये तीनों जगह एक बार में यूएस ने अटैक किया है, सीधे सीधे इंटरवीन किया है। अगर ईरान का हम लोकेशन देखें, यहां पे आता है फोर्डो। फोर्डो एक बंकर बस्टर बॉम्ब वहां पे फेंकना पड़ेगा, है ना, कि पूरा ऊपर से पहाड़ है, पहाड़ को ऐसे तोड़ते हुए बॉम्ब जाएगी और अंदर जाकर सीधे स्ट्राइक करेगी, तो जाके काम होगा। और ऐसा ही स्ट्राइक यूएस ने किया है। नटांज और इस्फहान जो है वहां पे स्ट्राइक करना रिलेटिवली क्या था? इजियर था। टाइमलाइन ऑफ एस्केलेशन 13 जून, इजराइल लॉन्चेड सरप्राइज अटैक ऑन डजन्स ऑफ इरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री टारगेट्स। 13 जून को इजराइल ने अपना अटैक लॉन्च किया। फिर क्या हुआ? ईरान रिटालिएट्स विथ 100 ऑफ रॉकेट्स एंड ड्रोन्स एम्ड एट इजराइल।
ईरान ने रिटेलिएट किया, एक वीक से ये सब कुछ चल रहा है। और इस बीच ट्रंप साहब ने, यूएस ने एक तरह से अटैक कर दिया और ईरान बहुत बौखलाया हुआ है इस टाइम पे। अब आगे क्या होने वाला है वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है पूरे वर्ल्ड के लिए। जो मोमेंटम है, जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। फोर्डो चैलेंज क्या है? फोर्डो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था ईरान का फोर्डो में। फोर्डो इज हिडन इन अ माउंटेनस साइड साउथ ऑफ तेहरान। इट्स डीपर अंडरग्राउंड देन चैनल टनल। चैनल टनल से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अंडर ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। यूएस ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं था अभी फिलहाल के लिए। तो यूएस ने यहां पे अटैक किया। ये आप देखो, यूएस ने यहां से सीधे बॉम्ब को रिलीज किया, बॉम्ब को रिलीज किया और ये बॉम्ब रिलीज होते होते यहां पे जाके, ये माउंटेन है, माउंटेन को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करके नीचे जाके फटेगी, है ना, ऊपर ही उसका विस्फोट नहीं होगा। ये जो बॉम्ब यूएस ने गिराया है, हाउ यूएस बंकर बस्टर, जो बॉम्ब है उसको बोलते हैं बंकर बस्टर, बंकर को बस्ट कर देता है, बंकर बस्टर। GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, पेनिट्रेट कर देता है। अगर बहुत ज्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर हो उसको भी पेनिट्रेट कर देता है, बहुत हेवी होता है, बहुत ज्यादा हेवी। तो अगर उसको हम बहुत ज्यादा हाइट से गिराएंगे, फॉर एग्जांपल 12 किलोमीटर एक बहुत ऊंचा हाइट हो गया, हाइट से गिराएंगे, कोई चीज आप ऊपर से गिराओ, जितना ऊपर से गिराओ नीचे पकड़ो उतना ज्यादा आपको चोट लगेगा। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदलती जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। वेलोसिटी बढ़ते जाता है ना। आपको मैं अगर ये पेन यहां से गिरा दूं तो चोट लगेगा, और ऊपर से गिराऊं तो और चोट लगेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। वेलोसिटी बढ़ती जाती है और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये काइनेटिक एनर्जी के साथ ये गिरा यहाँ पे गिर के ये पूरा इसको तोड़ेगा और नीचे जाके क्या होगा? इसका ब्लास्ट होगा। सैटेलाइट इसको गाइड करेगा कि जिस ठिकाने पे इसको गिराया जा रहा है उसी ठिकाने पे इसका क्या हो? इंपैक्ट हो। अमेरिकाज बंकर बस्टर, बंकर बस्टर 13,000 kg का होता है ना। वेट देखो 13,000 kg। A massive ordnance penetrator is America's largest non-nuclear bomb. Non-nuclear bomb में अमेरिका का ये लार्जेस्ट बॉम्ब है। कंक्रीट को पेनेट्रेट कर सकता है, 18 मीटर की कंक्रीट को, 18 मीटर कंक्रीट को पेनेट्रेट कर सकता है, पहाड़ों को भी पेनेट्रेट कर सकता है, और मिट्टी का पेनेट्रेशन ये 61 मीटर तक कर सकता है। इतना भयंकर पेनेट्रेशन कर सकता है और उसके बाद ये फटेगा। डैमेज का असेसमेंट अनसर्टेन है। अनक्लियर व्हाट डैमेज द यूएस अटैक हैज ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटी। ईरान ने तो ये क्लेम किया है कि अटैक के पहले ही वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वहां से वो उठा ले गया है। ईरान ने ये क्लेम किया है। ईरान क्लेम साइट्स वेर इवैक्यूएटेड अ व्हाइल अगो एंड मटेरियल्स रिमूव्ड। मटेरियल को रिमूव कर दिया गया है। एक्सपर्ट का एनालिसिस क्या है? फॉर्मर यूएस ऑफिशियल, देयर इज नो वे टू सजेस्ट दैट इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड फॉर ऑल टाइम। फॉर्मर यूएस ऑफिशियल ने बोला है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ऑल टाइम के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या है? न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी हैव बीन कंप्लीटली एंड टोटली ओबिल्ट्रेटेड। ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी को कंप्लीटली, है ना, और टोटली ओबिल्ट्रेटेड कर दिया गया है। ह्यूमन इंपैक्ट, ईरान ने बोला है कि 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे मर चुके हैं। ओवर 1200 पीपल को क्या हुआ है? इंजरी हुआ है। इजराइल का रिस्पॉन्स क्या है? Israel has tightened public security restrictions across the country. Measures include prohibition on education activities, gathering and workplace. सब पे इजराइल का यहाँ पे प्रोविजन चल रहा है। Potential Iranian retaliation. Potential Iranian retaliation क्या हो सकता है? Iran warned US would suffer irreplaceable damage and risk all out war in the region. ईरान ने वो वॉर किया है, यूएस को वार्न किया है कि यूएस को भी ऐसा डैमेज देंगे जो इररिप्लेसेबल होगा, जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। यूएस मिलिट्री बेस, ईरान कुड टारगेट यूएस बेसेस अक्रॉस 19 रीजन्स इन द मिडिल ईस्ट। बहुत सारे कंट्रीज में यूएस के आर्मी बेस होते हैं, वहां ईरान अटैक कर सकता है। शिपिंग रूट्स को ईरान ब्लॉक कर सकता है, जिससे पूरे वर्ल्ड का 30% क्रूड ऑयल, मोर देन 20% क्रूड ऑयल निकलता है। रीजनल स्पिल ओवर, पूरे वेस्ट एशिया में और आसपास जो रीजन है इसमें पूरा ये चीज फैल सकता है। यूएस का मिलिट्री बेस कहां है? ईरान के आसपास देखो, अफगानिस्तान वाला इलाकों में हुआ करता था, पाकिस्तान वाले इलाकों में भी है। पाकिस्तान वाले इलाकों में यूएस का बेस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर, है ना, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब इलाकों में आपको यूएस का बेसेस मिलेगा। और ईरान डायरेक्टली यहाँ पे बहरीन वाले बेस पे अटैक और बाकी बेसिस पे भी अटैक कर सकता है। स्ट्रैटेजिक शिपिंग रूट जो है ये है आपका पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को यहाँ पे ये चोक कर सकता है ईरान, और यहाँ से जितना क्रूड ऑयल निकलता है उसको ईरान क्या कर सकता है? बंद कर सकता है। 30% तक क्रूड ऑयल का रिजर्व उधर
या क्रूड ऑयल उधर से निकलता है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का पोजीशन क्या है? ईरान बोलता है कि उसका न्यूक्लियर एम्बिशन पीसफुल है, वो कोई वेपन को बढ़ावा नहीं दे रहा है। यूएस का इंटेलिजेंस क्या करता है? यूएस इंटेलिजेंस सेड ईरान हैड इंक्रीज्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल बट वाज नॉट बिल्डिंग वेपन। यूरेनियम का स्टॉक पाइल बढ़ाया है किसने? ईरान ने। ट्रंप का व्यू क्या कहता है? ट्रंप सेड दिस असेसमेंट वाज रॉन्ग, हैज लॉन्ग अपोज्ड ईरान हैविंग न्यूक्लियर वेपन। हमेशा से ट्रंप अपोज करते आए हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू साहब क्या बोलते हैं इजराइल में? नेतन्याहू क्लेम्स ईरान वुड सून बी एबल टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर बम। जल्दी ही ईरान एक न्यूक्लियर बम बना लेता अगर ईरान को रोका नहीं जाएगा। प्रेसिडेंशियल वॉर पावर्स, क्या यूएस के प्रेसिडेंट के पास वॉर के पावर हैं? अंडर यूएस लॉ ओनली कांग्रेस, कांग्रेस मतलब उसका पार्लियामेंट, ओनली कांग्रेस कैन फॉर्मली डिक्लेयर वॉर ऑन अनदर कंट्री। यूएस का पार्लियामेंट, इंडिया में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, यूएस में कांग्रेस बोलते हैं, वही वॉर डिक्लेयर कर सकता है। हाउएवर द प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट जो है कमांडर इन चीफ है किसका? आर्म्ड फोर्सेस का। प्रेसिडेंट कैन डिप्लॉय ट्रूप्स एंड कंडक्ट मिलिट्री ऑपरेशन विदाउट फॉर्मल वॉर डिक्लेरेशन। प्रेसिडेंट ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं बिना वॉर को डिक्लेयर किए। रिसेंट प्रेसिडेंट्स क्या है? ट्रंप 2017 स्ट्राइक इन सीरिया डिड नॉट रिक्वायर कांग्रेस अप्रूवल। उनके कांग्रेस का, उनका पार्लियामेंट का अप्रूवल इस सीरिया में अटैक के लिए नहीं चाहिए था। सम लॉ मेकर्स आर ट्राइंग टू लिमिट ट्रंप एबिलिटी टू ऑर्डर स्ट्राइक ऑन ईरान। अब ट्रंप के बहुत सारे प्रॉक्सीज ग्रुप हैं, ईरान के। ईरान को बोला जाता है कि ईरान को, ट्रंप साहब ने बोला है कि ईरान जो है एक रोग नेशन है और बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा ईरान देता है, बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को बढ़ावा ईरान देता है। जो गाजा स्ट्रिप में हमस है, हमास, उसको कौन बढ़ावा देता है? ईरान। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, उसको कौन बढ़ावा देता है? ईरान। इजराइल का इनसे डायरेक्ट वॉर चल ही रहा है पिछले 1-2 सालों से, और अब इजराइल ने बोला अब डायरेक्ट इनके आका ईरान पे वॉर करते हैं। सीरियन मिलिशिया, ईरान सपोर्टेड ग्रुप्स इन सीरिया आल्सो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये वॉर तो ठीक है, वॉर वाली सारी चीजें तो हो ही रही है, प्रॉब्लम यहां पे हो जाता है। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ईरान ऐसी कंट्री है, ईरान के ऊपर आप देखोगे तो रशिया दिखेगा, यहां पे चाइना दिखेगा। ऐसा हो सकता है कि ईरान, रशिया और चाइना ये तीनों एक एक्सिस बना लें, ईरान, रशिया, चाइना एक्सिस, और ये तीनों कंट्रीज रशिया और चाइना के सपोर्ट से ईरान जो है वो किससे लड़े? यूएस, इजराइल और बाकी यूरोपियन कंट्री से लड़ना स्टार्ट कर दे। क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन बन रही है? बिल्कुल बन रही है, कंडीशन तो जरूर बन रही है। यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहां दिखाई दे रहा है। अगर कहीं से भी रशिया और चाइना का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दिखाई देने लगेगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन। इंडिया इसमें कैसा स्टैंड लिया हुआ है? अभी तक ईरान इजराइल में इंडिया एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक स्टैंड बनाया हुआ है कि बहुत ज्यादा हम प्रोएक्टिव अप्रोच कुछ ले नहीं पा रहे हैं। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? डैमेज का असेसमेंट होगा, ईरान का रिस्पांस क्या होगा देखने वाला होगा। ईरान ने ऑब्वियसली यूएस को वार्न किया है, रीजनल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा खतरा आएगा। डिप्लोमेटिक एफर्ट अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए तो सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज है वो क्या है? डिप्लोमेटिक एफर्ट, है ना। एक चीज आप जरूर बोल सकते हो कि रशिया यूक्रेन से वॉर कर रहा है, 3 साल से रशिया खुद ही थोड़ा वीक हो गया है, ठीक है, तो वो वीक होने की वजह से थोड़ा वर्ल्ड वॉर के चांसेस जो हैं कम होते हैं। बट हाँ, ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे रीजन को कब तक अफेक्ट करती है ये देखने वाली सिचुएशन होगी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।